अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग द मेमोरी ग्लैंड। जो डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती हैं उनमें दो तरह की ग्लैंड बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जिनसे पसीना निकलता है एंड दोज आर कॉल्ड एज स्वेट ग्लैंड्स। दूसरे जिनसे ऑयली सेक्रेशन निकलते हैं उन्हें सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो यूजुअली क्या होता है ट्यूबुलर शेप की होती है। ट्यूबुलर शेप का मतलब क्या होता है, इस शेप की होती है, ट्यूब की जैसे ये बॉडी की स्किन है ट्यूबुलर शेप की होती है। अच्छा, जबकि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं ये हमेशा जिनसे कि ऑयली सी, जैसे हमारी आंख में होती लगी हुई ग्लैंड्स, ये ग्लैंड जो होती है सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, ये लोबुलर ग्लैंड्स होती हैं। इनमें लोब्यूल्स होते हैं, इनमें ट्यूब होती है। जो मेमोरी ग्लैंड इनिशियली जब फॉर्मेशन का होता है तो उस समय क्या होता है, ये ट्यूबुलर स्टेज में होती है, और बाद में क्या होता है, इन ग्लैंड्स का जो लोअर पोर्शन होता है वो ये वाला पोर्शन हो जाता है लोबुलर नेचर का। ये जो इनएक्टिव मेमोरी ग्लैंड होगी वो ट्यूबुलर होती है, और जो एक्टिव मेमोरी ग्लैंड होगी, अभी हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं, तो वो होती है, इनमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब मेमोरी ग्लैंड एक्टिव हो, यानी लैक्टेशन कर रही हो, मिल्क फॉर्मेशन हो रहा हो। जिस समय मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता उस समय ये ग्लैंड्स मैमल्स के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में ये कुछ तरीके की होती है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यू कैन से दीज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। ये पसीने वाली ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होते हैं ना। अगर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोगों ने बात की प्रोटोथीरिया की। प्रोटोथीरिया याद कीजिए, एग-लेइंग मैमल्स। एग-लेइंग मैमल्स में हमने कहा था कि वो मैमल तो कहलाते हैं पर वो एग-लेइंग होते हैं, यानी अंडे देते हैं, तो फिर उनको मैमल क्यों कहा? जब अंडे देते हैं क्यों रेप्टाइल जैसे थे देखने में, क्योंकि उनकी बॉडी में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं। पर मेमोरी ग्लैंड्स होती कैसे हैं? उनकी बॉडी का जो पूरा वेंट्रल साइड होता है, यानी कि बॉडी का जो वो एक्चुअली यूँ कह सकते हैं, खरगोश आपने अगर नहीं देखा है, किडना या प्लेटिपस का डायग्राम ही देखा होगा, हो सकता है डायग्राम ध्यान से ना देखा हो, ये यूँ कैसे कुछ सुंदर और कुछ चूहे और कुछ खरगोश जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनका जो पूरी बॉडी का वेंट्रल साइड होता है ना, वो पूरी बॉडी के वेंट्रल साइड में जहाँ हेडी स्ट्रक्चर्स, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं, उनके अंदर से पसीने वाली ग्लैंड होती है, दे सीक्रेट एंड मिल्की सीक्रेशन इन द ब्रीडिंग सीजन। वो ब्रीडिंग सीजन में एक मिल्की सीक्रेशन निकालते हैं, यानी कि बॉडी जो है, अगर ये एनिमल की बॉडी है मान लीजिए, इस तरीके से हम सोचें, तो इसका जो निचला हिस्सा है ये वाला, ये पूरा हिस्सा बॉडी का वेंट्रल हिस्सा जो होता है, ये पसीने की जगह पर मिल्की सीक्रेशन निकालता है। कब? ब्रीडिंग सीजन। तो इसलिए हमने इनको मैमल्स का यही जो सीक्रेशंस होते हैं वेंट्रल साइड से बॉडी के, दे आर यूज्ड फॉर द फीडिंग ऑफ द यंग वंस। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं दे आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 मेजर कैटेगरीज। एक कहलाती है जनरलाइज, एक कहलाती है लोकलाइज। जनरलाइज जो होती हैं, यानी एक होती है जनरलाइज कंडीशन, जनरलाइज में क्या होता है, पूरी बॉडी की सरफेस पे ग्लैंड फैली हुई होती है, और एक होती है लोकलाइज। और लोकलाइज में क्या होता है कि ये जो होती है ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्फाइंड हो जाती है, और जब पॉइंट पर कन्फाइंड हो जाती है तो इसमें नंबर ऑफ वेरी करता है, दिस में भी फ्रॉम 5 पेयर्स टू 1 पेयर। 5 पेयर्स लोअर मैमल्स में होते हैं। जैसे जैसे हम हायर ग्रुप में आते हैं तो प्राइमेट्स के केस में, यानी मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटन, ह्यूमन बींग्स, इनके केस में 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड रह जाता है। अगर हम एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो इस मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले तो रिब्स लगे हुए होंगे, पसलियां लगी हुई होंगी, यानी पसलियों का हिस्सा होगा, ये रिब्स का हिस्सा होगा, और रिब्स के बाद यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स होंगे, मसल्स कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और इसके बाहर क्या होता है, स्किन का एक पाउच जो है वो प्रोजेक्ट आउट कर जाता है, एंड इट फॉर्म्स लाइक समथिंग लाइक अ प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द, चाहे वो केस हो चिंपैंजी और ओरांगुटान गोरिल्ला का, और चाहे वो केस हो ह्यूमन बींग्स का, तो ये स्ट्रक्चर जो है मेमोरी ग्लैंड कहलाता है। इसमें ह्यूमन बींग्स के केस में 15 to 20 ग्लैंड्स लगी हुई होती हैं, एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज लेक्सिफेरस डक्ट और लेक्सिफेरस ग्लैंड्स। ये मिल्क ग्लैंड्स होती हैं। इनका नंबर जो होता है ये वैरी करता है, और ये वैरी करता है 15 से लेके और 20 के बीच में। इसमें एक बड़ी खास बात होती है, वो ये कि जो ग्लैंड्स होती हैं इनका सिरा वाला हिस्सा जो है ये पतला डक्ट के फॉर्म में आता है, और ये डक्ट्स अलग अलग बॉडी के बाहर आके निप्पल के बाहर अलग अलग खुलते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग
वाई अगर हम कैटल्स के केस में देखें, जानवरों में देखें, गाय भैंसों में देखें, तो उनके केस में क्या होता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इनके केस में जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ये जो उनके गाय भैंसों में जो निपल का केस है, उस निपल के बाहर आके सिंगल ओपनिंग से ओपन होते हैं, और जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो यहाँ लगी हुई होती है। ये बहुत सारी मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं ये यहाँ लगी हुई होती हैं, और ये इनके वजह से क्या होता है कि जो ग्लैंड्स में मिल्क बनता है, वो ग्लैंड मिल्क बन करके एक्युमुलेट कहाँ होता है, इस स्पेस में होता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सिस्टर्न। ये सिस्टर्न कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इन जानवरों में जो मिल्क की धार निकलती है वो खाली सिंगल होती है। अब ये देखिए, ये जानवर, ये एडेप्टेशन हुआ है। जो गाय का बच्चा है वो जब माँ का दूध पिएगा तो पीते समय वो जाहिर है कि उसका हॉरिजॉन्टल पोस्चर होता है, वो हल्का सा मुंह टिल्ट करेगा। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मिल्क जाकर के उसके सीधे फायरिंग्स में उसमें सांस की नली में चला जाए। पर ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि बच्चा जो है वो गोद में चूंकि लेट के दूध पीता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि वो ढेर सारा मिल्क अगर उसके बकल कैविटी में चला गया तो उसकी एसोफेगस को चोक कर सकता है। सीधी धार अगर जाएगी तो सीधे सांस की नली में चली जाएगी। तो नेचर ने यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड की ह्यूमन बींग्स के केस में कि ये सारी की सारी डक्ट्स होती हैं जो ओपन आउटसाइड बाय द सेपरेट ओपनिंग। जितनी डक्ट्स होती हैं उतनी ओपनिंग से अलग अलग ओपन होती, एक खास बात। दूसरी चीज ये कि जो डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स के जो सिरे होते हैं, इन डक्ट्स के सिरों को कहा जाता है लेक्सी फेरस। हम फेयर डायग्राम ही बना रहे हैं, वो आप अपना बुक में हमने भेजा, देख लीजिएगा, हम समझा रहे हैं खाली इसको, ठीक है। तो इसको कहा है लेक्सी फेरस डक्ट। और ये लेक्सी फेरस डक्ट जो होती है, ये वो डक्ट होती है जो फाइनली इस मिल्क ग्लैंड से जुड़ी हुई है। इनके बीच में मौजूद होते हैं फैट बॉडीज। यहाँ पर काफी क्वांटिटी में फैट बॉडीज होते हैं इस जगह पर। ये जो फैट बॉडीज फिल्ड होते हैं इस इन बिटवीन एरिया में, ये सारे के सारे जो डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द ग्लैंड्स, बिकॉज ग्लैंड्स का नंबर तो लगभग कांस्टेंट रहता है, यही रहेगा चाहे जो भी हो। The difference is the size variation is because of the quantity of the fat present here. ये फैट की क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ब्रेस्ट साइज का वेरिएशन। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि डक्स कितने, क्योंकि डक्स का नंबर या 15 से 20 के बीच में ही रहना है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। पर ये जो फैट की क्वांटिटी ये वैरी करती है। अगर कोई मैल न्यूट्रिटेड है, जिसको प्रॉपर फूड ही नहीं मिलता, वो अपनी बॉडी का फैट ही खा खा के उसका जाहिर है बहुत जो कमजोर है, जो मैल न्यूट्रिशन है, मेडिसिनस है, कवेस्टर की डिजीजेज हैं, जिसको कि फूड की प्रॉपर सप्लीमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेसिव फैट होगी नहीं वहाँ पर, तो उसमें ब्रेस्ट साइज रिड्यूस कर जाएगा। इफ समवन इज वेल बैलेंस्ड टेकिंग द बैलेंस डाइट, तो उसमें ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल होगा। तो ये वेरिएशन जो होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द फैट। द वेरिएशन ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द क्वांटिटी ऑफ द फैट, नॉट इन द नंबर ऑफ द डक्ट्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात हुई, नंबर 1 दैट इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। नंबर 2 each lactiferous gland is capable of forming milk in breeding season only. ये हमेशा इसमें मिल्क नहीं बनता है, केवल ब्रीडिंग सीजन में बनता है। ब्रीडिंग सीजन वो हार्मोन का इफेक्ट पड़ेगा, पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा जिसे कहेंगे मैमोट्रॉफिक हार्मोन, तो उसकी वजह से होगा। और वो जो उसकी वजह से जो वेरिएशन, जो एक्टिविटी होगी वो वैरी करेगी, जो भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अदर थिंग इज दैट ईच लैक्टिफेरस डक्ट ओपन सेपरेटली ऑन द निपल। यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अराउंड द निपल देयर इज एरिया विच इज कॉल्ड एज एरियोला। यहाँ पर एरियोला का एरिया, निपल के सराउंडिंग में यहाँ पे डक्ट सब अलग अलग ओपन हो रहे हैं, और ये एरिया जो होता है दिस इज कॉल्ड एज एरियोला। और ये एरियोला जो है इसके ऊपर कुछ वो लगे होते हैं, एक तरह के कार्पल्स लगे होते हैं, इनको कहा जाता है कार्पल्स ऑफ मॉन्टगोमरी। ये कार्पस ऑफ मॉन्टगोमरी जो होते हैं, ये तरीके के सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एरियोला के रीजन में। एंड दिस इज द एरिया विच इज एक्चुअली यूजुअली इट इज रिलेटिवली स्लाइटली डार्कर इन कलर देन दैट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो निपल के सराउंडिंग में एरियोला, एरियोला के सराउंडिंग में पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। इसमें नंबर ऑफ ग्लैंड 15 to 20 में याद रखने वाली बात खाली 3-4। नंबर 1 मॉडिफाइड सेबेशियस स्वेट ग्लैंड। नंबर 2 फंक्शनल ओनली इन द ब्रीडिंग सीजन। Number 3, number of glands is between 15 to 20. Number 4, the size variation may be only because of the quantity of the fat. That's why the variation of the size may be there. Or last important thing
that each capsule opens out by a separate opening. ये 4-5 बातें हैं जो हमने डायग्राम भेजा तो उसमें है। क्लियर? एनीथिंग आई डोंट फाइंड इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है। क्लियर? ठीक। हाँ, एक बात कहना भूल गए, वो ये कि होता क्या है कि जो हार्मोन होता है ना पिट्यूटरी से निकलने वाले, ओवरी से निकलने वाले प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इफेक्ट जब शुरू होता ओव्यूलेशन के बाद, जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसके एस्ट्रोजन के इफेक्ट से क्या होता है, हर बार ये पीरियोडिक प्रोसेस होती है, यानी हर बार ये पीरियोडिक प्रोसेस से होती है। एस्ट्रोजन जो होता है ये मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है 14 से जब तक ओव्यूलेशन होता है तब तक इनको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करने मतलब इनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोलिफरेशन वर्ड हम यूज़ करेंगे ना, दैट मीन्स एक्सेसिव सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड नरिशमेंट टू दैट एरिया। उसके बाद क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं एक्युमुलेट किए जाते हैं, मिनरल्स एक्युमुलेट किए जाते हैं, दे यूजुअली बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो उससे निकला है, कार्पस लुटियम से जो निकलते हैं प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ हार्ड नोड्यूल्स बन जाते हैं और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वो ग्रेजुअली डिजेनरेट कर जाते हैं। तो ये एक पीरियोडिक प्रोसेस होती है कि हर बार 15th डे पर 21st डे के आसपास लेके मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑनसेट तक देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ हार्ड नोड्यूल्स इन दिस एरिया ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स व्हिच मे ग्रेजुअली डिसअपीयर। अगर वो परसिस्ट करते हैं देन दिस में भी एक केस ऑफ 3 तरह के केसेस होते हैं। एक तो होते हैं न्यूरोफाइब्रोमा, जिसमें कि नर्व सेल्स का बंडल एक क्लस्टर एक्युमुलेट हो जाता है, वो न्यूरोफाइब्रोमा होता है, उसको सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं। कभी कभी कनेक्टिव टिश्यू में मिनरल डिपोजिशन हो जाता है, जो यहाँ टिश्यूज हैं कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में मिनरल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्मोन्स बन जाते हैं। तो वो अगर डिजेनरेट नहीं होते पीरियोडिकली एंड नॉर्मल कोर्स में, जो 20वें 21वें दिन पे जो गांठें बनती हैं वो बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के साथ खत्म हो जाती हैं, पर अगर वो बनी रहती हैं, परसिस्टेंट रहती हैं, देन इट क्लियरली इंडिकेट्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एब्नॉर्मलिटी। अगर वो लगातार हमेशा ही बनी रहती है, कोई साइन में वेरिएशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वेरिएशन तो वो मिनरल डिपोजिशन हो सकता है। मिनरल डिपोजिशन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी रेयरली समटाइम इट मे बी बिकॉज ऑफ द कैंसर्स। तो अगर कोई नोड यहाँ बनती है जो कि परसिस्ट कर रही है और बहुत लंबे अरसे से परसिस्ट कर रही है, उसके साइज में, उसके शेप में कोई चेंज हो रहा है, देन इट मे बी अ केस ऑफ द कैंसर। पर ये बहुत नॉर्मली नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन द एडवांस स्टेज ऑफ द लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, समवन इज एक्सपोज टू द कार्सिनोजेंस, तो नॉर्मली nodules are being formed in the breast which may be degenerated after a particular time interval. They are the temporary structures, temporary hardness। वो temporary hardness जब breast को देखेंगे तो you feel कि सब वहाँ पर कुछ hard structures है जो menstrual cycle concept के साथ खत्म हो जाए। पर अगर खत्म नहीं हुए then it may be mineral deposition, it may be mineral neurofibroma। अगर ये दोनों condition नहीं है then it is alarming, then one should go for checkup। then it may be a case of cancer of the mammary। और उसमें फिर एक ही ट्रीटमेंट होता है नॉर्मली। जब ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं तो उनमें अगर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ तब तो उसको नोड को रिमूव कर देते हैं, पर इनमें होता कि कैंसर की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इसमें ब्रांचेस बनती हैं और ब्रांचेस बनने की वजह से क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं ये एडजेसेंट एरिया में बहुत सारे ब्रांचेस बना लेते हैं और उन ब्रांचेस की वजह से क्या होता है, सेल जब अगल बगल यूँ करके फैल जाते हैं तो पूरा का पूरा एरिया जो अफेक्टेड होता है वो पूरा रिमूव करना पड़ता है। इसके केस में मैसेक्टमी करनी पड़ती है, रिमूव ऑफ द ब्रेस्ट करना पड़ता है इन दैट वेरी कंडीशन व्हेन द कंडीशन इज क्वाइट एडवांस। थिंग इज कि जो होता ये है कि हम लोग बायोलॉजी वाले हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती, वो जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते वो ये सब चीज़ों को दे आर वेरी यू कैन से शेकी, वेरी शाय, वेरी ऑफेंडेड कि साहब हम इस तरह की चीज़ों को कैसे किससे डिस्कस करें, इवन दे डोंट डिस्कस विद द पेरेंट्स ऑल्सो। और उस केस में क्या होता है, ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होकर के देन दे कॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम।